हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें हमारा टॉपिक होगा अराइवल्स ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक का। जो द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू द ऑटोमन टर्क्स इन 1453। 1453 में सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन टर्क्स के हाथ में जा चुका था, जिसका एक तरह से रिजल्ट आया कि अरब्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे लैंड को, सी रूट्स को मिडल ईस्टर्न रीजन में, और जिसके कारण यूरोपियंस को डिपेंडेंट होना पड़ा अरब मर्चेंट्स के ऊपर, क्योंकि वो एक तरह से इंटरमीडियरीज के तरह एक्ट कर रहे थे यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने के बीच में। तो जो मतलब एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि अरब्स जो थे वो मोनोपलाइज्ड कर रहे थे रेड सी को, जो कनेक्ट करता है यूरोपियन मार्केट को एशिया से। तो ये एक तरह का ऐसा सिचुएशन बन गया जिसमें यूरोपियंस मतलब बहुत परेशान हो गए और वो चाहते थे एक दूसरा रूट ढूंढना ताकि वो एलिमिनेट करे ये बीच इंटरमीडियरीज को और वो डायरेक्ट ट्रेड करे विद एशिया, ना कि वो किसी मर्चेंट अरब मर्चेंट पे डिपेंडेंट हो सके। तो जिसके कारण एक डिस्कवरी हुआ सी रूट का इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, जो कि मतलब एक तरह से इम्पेरियलिज्म यूरोपियंस, जो कि एक पहला कदम था विच वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड द प्रोसेस ऑफ इम्पेरियलिज्म बाय यूरोपियंस इन एशिया। यूरोपियन का एशिया पे एक पहला कदम था इम्पेरियलिज्म का। तो जानते हैं हम लोग इम्पेरियलिज्म क्या होता है। इम्पेरियलिज्म एक तरह का आइडियोलॉजी होता है जिसमें जो वो यूरोपियंस होते हैं वो अपने कंट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं। जो न्यूली लैंड डिस्कवर्ड होते हैं उस लैंड पे एक्सपैंड करेंगे, लेकिन कोई भी क्रिश्चियन लैंड को वो नहीं टच करेंगे। जो क्रिश्चियन रूल कर रहा होगा किंग वहाँ पे उसको नहीं टच करेंगे, बाकी न्यूली लैंड जो भी होगा उसको वो कॉलोनाइज करना चाह रहे होंगे। तो यहाँ से हम लोगों को एक कंसेप्ट आता है कॉलोनियलिज्म। तो उस पर हम लोग देखते हैं दी प्रोस कॉलोनियलिज्म एक तरह का प्रोसेस है इम्पीरियलिज्म का, विच जो कि हमें एक तरह से सिस्टमैटिक और डायरेक्ट कंट्रोल बताता है यूरोपियंस का इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे यूरोपियंस का डायरेक्ट कंट्रोल होना, हमारे इकोनॉमिक लाइफ पे, हमारे टेरिटरी पे डायरेक्ट कंट्रोल होना, वो एक तरह से कॉलोनियलिज्म कहलाता है। तो हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि यूरोपियंस को हमारे लैंड्स की तरफ खींचता क्या था, मतलब वो क्यों लैंड को कन्क्वेस्ट करना चाहते थे। 3 कारणों की वजह से: गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। गॉड गॉड इन द सेंस हियर इज दैट स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, अपने धर्म को उनको प्रचार करना था। दूसरा, वेल्थ, उनका जो वेल्थ है जो यहाँ से उनको मिलता है जैसे प्रीसियस स्टोन्स, स्पाइसेस, उसको भी ग्रो करना था। और एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर भी करना था। और ये जो थर्ड फैक्टर है एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर का, ये एक तरह से मतलब डायरेक्ट करता है उनको डिस्कवरी ऑफ इंडिया के तरफ और साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स के तरफ, जो कि बहुत रिच थे स्पाइसेस के लिए। मतलब वो स्पाइसेस बहुत पाए जाते हैं वहाँ पे, इसलिए। तो जो ये मैं बता रहा हूँ ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी मैं एक्सपेंड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये उसके बाद जो है वास्को डे गामा दी फर्स्ट यूरोपियन जो कि इंडिया में आया था, लेकिन वो भी एक तरह से डायरेक्टली नहीं आ पाया। वो भी केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका में एक जगह था, जगह मतलब उसका नाम चेंज हो गया अभी, वो वहाँ पे रुक गया था। लेकिन बाद में परेशान होने के बाद उसे एक मिला अब्दुल माजिद, जो कि एक गुजराती पायलट था। इन दी 1498 वो वहाँ से मिला और वो डायरेक्ट मतलब उसके मदद से, अब्दुल माजिद के मदद से वो डायरेक्ट कैलीकट आया, जो कि इंडिया के केरला रीजन में दिखता है। मई 1498 में वो कैलीकट पहुंचा। लेकिन ऐसा नहीं था कि वास्को डिगामा ही पहला था जो इंडिया की खोज में निकला था। उससे पहले भी बहुत कई लोग कोशिश किए, लेकिन
सब असफल रहे, जिसमें एक प्रमुख नाम आता है इनका बार्थोलोम्यू डायस, जो कि एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था, जो कि सक्सेसफुली वो भी केप ऑफ गुड होप तक पहुंच चुका था, जो कि साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका पे है वो भी। लेकिन वो बहुत एक तरह से वो 10 साल पहले वास्को ड गामा के पहुंचा था केप ऑफ गुड होप 1488 में। लेकिन वो रीच नहीं कर पाया इंडिया, क्योंकि उसको मदद नहीं मिला किसी से, वो भी नहीं डायरेक्ट कर पा रहा था कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। वास्को डगामा जब इंडिया की डिस्कवरी कर लिए, तो इसको देखते हुए यूरोपियन और कई यूरोपियंस पावर वो भी अब अट्रैक्ट हो रहे थे इंडियन वेल्थ से। वो शिफ्ट कर रहे थे अपनी आंखें इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ। तो हम लोग जानना चाहेंगे क्यों इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। क्योंकि इंडियन कॉन्टिनेंट जो उस समय था वो फेमस था कैलिकॉस के लिए, सिल्क के लिए, जेम्स के लिए, प्रीशियस मेटल्स के लिए, स्पाइसेस के लिए, जो कि एक मतलब फेमस कमोडिटी था उस टाइम का, जो कि हाईली डिमांडेड था यूरोपियन मार्केट्स में। और वो यहाँ से ले जाके वो 60 गुना ज़्यादा दाम में बेचते थे, मतलब अधिक दामों में बेचते थे जितना यहाँ से खरीदते थे। तो इसका जो एक रिज़ल्ट आया, कई प्राइवेट और कई सरकारी कंपनी जो यूरोपियन नेशंस की थी, वो उन्हें चार्टर ग्रांटेड कर दिया गया और उन्हें ट्रेड करने मतलब उनके अपने गवर्नमेंट की तरफ से चार्टर दे दिया गया और उन्हें ट्रेड करने का इजाज़त दे दिया गया। ये चार्टर उन लोगों को कुछ प्रिविलेज देता था ईस्ट इंडीज़ में मतलब ट्रेड करने के लिए, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के। तो जो ये ट्रेडिंग कंपनी थे वो एक तरह से इमर्ज्ड हुए ईस्ट इंडिया कंपनीज के नाम पे। तो ईस्ट के तरह एंड टू ये जो कंपनी है ये अर्न करना चाहते थे कॉमर्शियल गेन्स थ्रू ट्रेड इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। दी मतलब उन लोगों का प्राइम ऑब्जेक्टिव यूरोपियन कंपनी का यही था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन along with wealth accumulation. The wealth was then transferred to the respective यूरोपियन नेशंस, ताकि वो यहाँ से वेल्थ कलेक्ट करे और अपने अपने देश भेजे। जो लेकिन हम देखेंगे जो यूरोपियन नेशंस थे, यूरोपियन नेशन के जो कंपनीज थे वो भारत में आए तो थे ट्रेडर के तरह, और लेकिन बाद में वो पॉलिटिक्स इंडिया के पॉलिटिक्स में डूब गए, जो कि उन्हें सेफ गार्ड करता है एज अ ट्रेडिंग कंपनी, और उनकी कमर्शियल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है। ये कंपनी ने अब ये सारी कंपनी जो भी यहाँ यूरोपियन नेशंस की, वो उन्होंने यहाँ पे आकर के सेटलमेंट्स किए, जो कि फैक्ट्री लगाई, जो एक तरह से ऐसी फैक्ट्री जो कि वेयर हाउस की तरह काम करे, ना कि मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी वहाँ पे कुछ हो रही हो, बस वेयर हाउस की, ताकि वहाँ पे स्टोर कर सके वो सामान। और ये एक तरह से इतनी सारी कंपनी आ गई जो कि कमर्शियल राइवलरी थी अमंग दी वही यूरोपियन कंट्रीज़ की बीच में ही एक तरह से कमर्शियल राइवलरी हो गई। तो ये जो कमर्शियल राइवलरी थी ये कंपनीज के बीच में, वो बाद में जाके चेंज हो गई वो पॉलिटिकल राइवलरी के बीच में। और कुछ इंडियन रूलर्स भी उस बीच में आ गए, जो कि कन्फ्लिक्ट के बीच में, उन्हें भी अफेक्ट किया ये बहुत। और फर्दर वो कुछ यूरोपियंस कंपनी नेगोशिएट की इंडियन रूलर्स के साथ, ताकि उनकी ट्रेडिंग राइट जो है वो सिक्योर रहे इंडियन टेरिटरीज में। ये जो था कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मैंने शॉर्ट में बताया। चलिए जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले ही भारत में पोर्टुगीज़ आए, फिर इंग्लिश आई, फिर डच आए। नहीं पहले पोर्टुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आई, फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए। लेकिन इनकी जो कंपनी जो इन्होंने बनाई थी ट्रेडिंग के लिए, वो सारी कंपनी कब बनी। पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो कि पोर्टुगल कंट्री से थी, उसकी फॉर्मेशन का डेट है 1498 और उसकी हेड क्वार्टर्स थी कैलीकट केरला में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कंट्री ऑफ ब्रिटेन से बिलोंग करती है, वो उसकी जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन है वो 1600 है। हेड क्वार्टर उसकी
सूरत गुजरात में है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि नीदरलैंड से थी, नीदरलैंड्स को होलैंड भी कहते हैं, उसकी ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1602 है और उनकी हेड क्वार्टर्स बटाविया इंडोनेशिया में है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि डेनमार्क की है, उनकी ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1616 है, उनकी हेड क्वार्टर सूतानोटी जो कि बंगाल में है। और कंपनी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि कंट्री फ्रांस से बिलोंग करती है, वो उनकी ईयर ऑफ फॉर्मेशन है 1664 और उनकी हेड क्वार्टर्स है सूरत गुजरात में। अब हम देखेंगे इसे कि पहले किन किन लोगों ने इंडिया में अपना पहला फैक्ट्री लगाया। तो पहले जो थे पोर्टुगीज़, वो उन्होंने पहला अपना फैक्ट्री लगाया कैलीकट केरला में 1503 में। उसके बाद जो डच थे उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री लगाया मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है, वो उनकी ईयर थी 1605। इंग्लिश जो थे उन्होंने पहला फैक्ट्री अपना सूरत गुजरात में लगाया, उनकी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1613। और उसके बाद डेन्स जो आए उन्होंने अपना पहला कंपनी ट्रांक्वेबर जो कि तमिलनाडु में है 1620 में लगाई। और उसके बाद आखिर में फ्रेंच जो कि उनका लोकेशन था सूरत गुजरात, जहाँ पे उन्होंने पहले फैक्ट्री लगाई और ये लगाने का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1668। अब आगे की वीडियो में हम जानेंगे पोर्टुगीज़ एक्सपेंशन इन इंडिया एंड पोर्टुगीज़ के सारे शुरुआत से इंट्रोडक्शन से लेकर एंड तक कैसे उन्होंने रूल किया, कैसे उन्होंने क्या ट्रेड किया।